हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 11 में पढ़ा रहे थे थर्मोडायनेमिक्स और आज उसमें बात करते हैं इंट्रोपी के बारे में। ठीक है, तो बेटा देखो इंट्रोपी क्या है। इंट्रोपी किसको कहते हैं? इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगा बेटा, उतना ज़्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा और उतना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? अच्छा थोड़ा लिख लो, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? ध्यान देना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है बेटा ऐसा प्रोसेस जो दिखे कि हो रहा है, रियल में हो रहा है, फिजिबिलिटी होना चाहिए, दिखना चाहिए। सूरज पूरब से उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, ये फिजिबिलिटी है ना। मतलब हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हायर बॉडीज कहाँ है तो लोअर बॉडी, ये फिजिबिलिटी है जो रियल लाइफ में होता है। अगर कोयला को जला रहे हैं है ना, उसमें पेट्रोल डाल के हल्का से उसको इग्नेट कर दें, कोयला जलते रहेगा। हल्का से इग्नेट किया आपको, कोयला जल रहा है। तो क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो, खुद हो, है ना, या उसको हल्का से इग्नेट कर दिए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो रियल लाइफ में दिखता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेटा देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो उसको हम मतलब एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तब वो प्रोसेस होगा, है ना। वाटर का फ्लो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर आता है, लेकिन लोअर लेवल का वाटर हायर लेवल की ओर ले जाएंगे तो उसे एक्सटर्नल फोर्स देंगे तब जाएगा। जब तक देंगे तब तक जाएगा, अगर देना बंद कर देंगे तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो, या उसको हल्का सा होने के हल्का इग्नेट कर दिए, आग को जलाने के हल्का सा लकड़ी में हल्का सा आग जला दी, वो चलते रहा जलते रहा, होता है स्पॉन्टेनियस हो गया, है ना। पानी को नीचे वाला पानी ऊपर ले जाने के लिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। जब तक देंगे तब तक होगा, देना बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है, या उसको इग्नेट हल्का से कर देंगे तो रिएक्शन होते रहेगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस उसको होने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू देना पड़ेगा। जब तक देंगे तब तक होगा, देना बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोपी क्या है। इंट्रोपी का मतलब कहता है डिसऑर्डरनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड के फॉर्म में रहेगा उतना इंट्रोपी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा उतना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, उतना फिजिबिलिटी होगा। अगर कोई गैस आके दीवार में चिपक रहा है तो भाई उसका डिसऑर्डरनेस घट रहा है, ऑर्डर फॉर्म में हो रहा है, उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर मान ले ये Cl2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, इसको एटम में बना देंगे, एटम अलग अलग कर देंगे तो इसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो यहाँ एंट्रोपी बढ़ जाए क्योंकि एटम हो गया, यहाँ Cl के बीच बॉन्ड था, बंधा था दोनों एटम, तो उसका डिसऑर्डरनेस क्या था? कम था। लेकिन जैसे ही बॉन्ड को तोड़ दिए और ये Cl एटम में कन्वर्ट हो गया बेटा, तो इसका डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। और एंट्रोपी बढ़ेगा तो उतना रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अगर कोई गैस को सॉलिड से बाबू, सॉलिड से या कोई कंपोनेंट को सॉलिड से हम लिक्विड ले आए, फिर लिक्विड से गैस ले आएंगे, तो अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की ओर जा रहा है तो क्या होता है? गैस एक्सपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूल फैल रहा है। सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस का, तो मॉलिक्यूल फैल रहा है, उसका डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, इधर से जाने से क्या डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। डिसऑर्डरनेस क्या रहा बाबू? बढ़ रहा है, तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। अगर एंट्रोपी बढ़ेगा उतना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा।
लेकिन जब गैस से सॉलिड की ओर आ रहे हैं तो गैस मोलिक्यूल क्या हो रहा है, या क्या गैस से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड एटम क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसका डिसऑर्डरनेस घट रहा है, तो एंट्रोपी भी घट जाएगा। डैट मीन इधर आने से क्या हो रहा है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रहा है। डिसऑर्डरनेस क्या रहा बाबू, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो उसका एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत न लिखो। चलो अब बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं गैस को लिक्विफिकेशंस करेंगे, लिक्विफिकेशंस ऑफ गैस, ध्यान देना। लिक्विफिकेशंस ऑफ गैस, जब गैस को लिक्विफाइड करेंगे तो भाई अभी गैस बहुत दूर दूर में था, ठीक है, अब इसको कॉम्प्रेस कर देंगे, मान लीजिए कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस कर देंगे तो ये क्या होगा, ये सामने सामने आ जाएगा और गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड होगा। जब प्रेशर ज़्यादा देते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस क्या कर, लिक्विफाइड हो जाता है। ठीक है, मान ले यहाँ पर आपका एक कंटेनर है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ, ध्यान देना, और यहाँ CO2 गैस है, मान लेते बाबू, इसके अंदर ये CO2 गैस है, ध्यान देना, इसको हमको लिक्विफाइड करना है, सॉलिड या लिक्विड ले आना है। क्या करेंगे, बाहर से ये मान लो इसका पिस्टन है तो प्रेशर देंगे, दबेगा, ये प्रेशर बढ़ा देंगे और साथ में क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, टेम्परेचर इज क्या, लो हो जाएगा, तो क्या होगा, मोलिक्यूल सब सिकुड़ जाएगा, उसका डिसऑर्डरनेस क्या घट रहा है। तो डिसऑर्डरनेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्या होता है, डिसऑर्डरनेस घटता है, डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस क्या घट गया तो उसका एंट्रोपी भी क्या होगा, घट जाएगा, और रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी भी घट जाएगा उसका, और वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, गैस का मोलिक्यूल मूवमेंट बढ़ना चाहिए। अगर हम परफ्यूम मारेंगे क्या होगा, परफ्यूम फैलेगा, मतलब गैस मोलिक्यूल डिसऑर्डर्ड फॉर्म में हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो वहाँ एंट्रोपी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। जैसे मान लेते हैं एक चीज़ देखो, और जैसे मान लेते हैं एक इस तरह से कंटेनर, ध्यान देना, मान ध्यान देना बाबू, यहाँ पर ए टाइप का गैस रखा हुआ मान लेते हैं और ये बी टाइप का गैस रखा हुआ है, और इसको क्या किया, रुई से इसको बंद कर दिए हैं ये वाला, तो बी यहाँ घूम रहा है, ए यहाँ घूम रहा है, लेकिन इसको खोल देंगे तो क्या होगा, ए इधर चला जाएगा, बी भी इधर आएगा, मतलब गैस का क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा, तो अब वहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। दैट मीन्स जितना गैस एक्सपेंड करेगा, जितना गैस एक्सपेंड होगा, जितना गैस फैलेगा, एक्सपेंड ऑफ गैस, जितना गैस एक्सपेंड होगा उतना बेटा उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, जितना गैस एक्सपेंड होगा उतना उसका डिसऑर्डरनेस भी बढ़ेगा, उसका डिसऑर्डरनेस भी क्या होगा बताओ, बढ़ जाएगा, और उतना एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है, लिख लो। अब हम लोग एंट्रोपी क्या होता है लिख लेना, लिखना डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ गैस मोलिक्यूल या डिसऑर्डरनेस ऑफ गैस मोलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, एंट्रोपी। मतलब एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ क्या रे बाबू, गैस मोलिक्यूल्स, डिसऑर्डरनेस ऑफ क्या, गैस मोलिक्यूल, या इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ गैस मोलिक्यूल, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। और हम लोग एंट्रोपी नहीं पढ़ते बाबू,
हम लोग पढ़ते चेंज ऑफ इंट्रोपी, चेंज ऑफ इंट्रोपी कि गैस मोलिक्यूल्स का कितना डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है, डिसऑर्डर फॉर्म में कितना हो रहा है मोलिक्यूल। तो मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं एक कंटेनर है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से ओनली फॉर गैस मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, कि मान ले इसके यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ध्यान देना इस तरह से, ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस मोलिक्यूल है, और मान लो उसका एंट्रोपी अभी S1 है। अगर बाहर से इसको हीट दे दिए तो इसका एंट्रोपी मान लो चला गया S1 से कहाँ चला गया, S2 गया, तो एंट्रोपी में चेंज आया, है ना। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालते कैसे, S2 माइनस क्या S1, और इसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा S, डेल्टा S, ठीक है। और जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है बेटा, एंट्रोपी क्या है, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो एंट्रोपी जो एक स्टेट फंक्शन है, याद रखना बाबू, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए क्या, स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। ये क्या बेटा, एक स्टेट फंक्शन है, क्यों कि इनिशियल और फाइनल पर निर्भर करता है। इनिशियल फंक्शन TION, इनिशियल क्या है, फंक्शन है, क्यों क्योंकि ये आपका इनिशियल पाथ या इनिशियल, और ये फाइनल पर निर्भर करता है, फाइनल पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव क्या प्रॉपर्टीज है, क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिस्टम के अमाउंट, हम बताए थे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। बाबू ये सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन क्या, अमाउंट ऑफ सिस्टम, अमाउंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है बेटा, ठीक है। लिखो यहां तक। चलो अब बात करते हैं हम, ध्यान देना, ठीक है। जो चेंज इन एंट्रोपी उसका फार्मूला होता है डेल्टा S का फार्मूला होता है बाबू Q रिवर्सिबल बाय T का मतलब यहाँ टेम्परेचर। देखो तो यहाँ डेल्टा S और टेम्परेचर में क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या कर रहा है, ध्यान देना, इसका मतलब कह रहा है कि मान लेते बाबू एक सिस्टम ये है, चलो यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस मोलिक्यूल, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा मान लीजिए गैस मोलिक्यूल A है, या सिस्टम A है, दूसरा सिस्टम है, इसके अंदर गैस मोलिक्यूल रखा हुआ है, मान लेते इस तरह से गैस मोलिक्यूल रखा हुआ है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T2 है जो 35 डिग्री सेल्सियस है, ये B है। तो बता किसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, तो भाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो जैसे मूवमेंट गैस का मोलिक्यूल ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी T2 का भी ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, T1 में हम लोग 5 जूल एनर्जी अप्लाई करते हैं, और T2 में भी हम लोग क्या करते हैं बताओ, 5 जूल एनर्जी अप्लाई करते हैं। तो एंट्रोपी में किसमें ज़्यादा चेंज आएगा, देखो तो यहाँ देखो एंट्रोपी में चेंज इसमें A में। तो अभी हम जानते हैं डेल्टा S का फॉर्मूला क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाय टाइम, टाइम ने T का मतलब टेम्परेचर। तो Q यहाँ कितना दिए बताओ, 5 जूल, टेम्परेचर कितना बता 25, इकट कितना बता ये 1/5 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो तो डेल्टा चेंज एंट्रोपी, हीट कितना दिए 5 जूल, कितना टेम्परेचर है 35, कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो डेल्टा S2 मान लो, इसको डेल्टा S1 मान लो। अब बता डेल्टा S1 1/5 आया, डेल्टा S2 कितना 1/7 आया,
मतलब यहाँ पर डेल्टा S1 ज़्यादा आ रहा है और डेल्टा S2 कम आ रहा है, क्योंकि 1/5 ज़्यादा है, बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 1/7 से। इसका मतलब क्या समझा कि अगर कम टेम्परेचर पर अगर हीट देंगे तो वहाँ एंट्रोपी में चेंज ज़्यादा आएगा। देखो तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ 5 जूल एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ भी 5 जूल एनर्जी दे रहे हैं, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ए का ज़्यादा आ रहा है। तो कम टेम्परेचर पर चेंज ऑफ एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होता है, वही लिखा है यहाँ पर डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल बाय टाइम, मतलब कम टेम्परेचर पर चेंज इन एंट्रोपी ज़्यादा दिखने को मिलता है। देखो तो यहाँ पर T1 25 डिग्री सेल्सियस है और T2 जो 35 डिग्री है, सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो आपको T1 पर चेंज ऑफ विंटर ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर T2 की तुलना में। ठीक है, इसी बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी जो होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टाइम का मतलब होता है कि कम टेम्परेचर पर आपका चेंज ऑफ एंट्रोपी ज़्यादा देखने को मिलेगा जब उसमें हीट अप्लाई कर देंगे तब। ठीक है, लिखो। चलो अब इसमें बात करते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान देना, चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब आ जा सके। ठीक है, इस समय बाबू टेम्परेचर सेम रखेंगे, टेम्परेचर इसमें रखेंगे कांस्टेंट, या टेम्परेचर इस सेम रखेंगे। जब सेम होगा मतलब कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। मीन्स ये कैसा होता बाबू? आइसोथर्मल क्या बेटा? प्रोसेस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो हमने क्या किया, मान ले एक यहाँ पर सिस्टम है, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर आपका क्या बताओ, गैस मॉलिक्यूल से। ध्यान देना, इसका अभी टेम्परेचर मान ले T1 है, सिस्टम का टेम्परेचर मान ले T1 है और बाहर सराउंडिंग है। ध्यान देना, और इसका भी टेम्परेचर T1 है, मतलब टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों सेम टेम्परेचर है। और ये पिस्टन है, ये सिस्टम क्या करता है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग को दे देता है। ध्यान देना, क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, सिस्टम ने सराउंडिंग को दे दिया, जिसके कारण इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया सराउंडिंग को सिस्टम कि टेम्परेचर पर दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम सराउंडिंग को दिया कि टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स अभी तुम देखो तो डेल्टा एस सिस्टम ने क्या किया, हीट को बाहर दे सराउंडिंग को देना, मतलब माइनस। तो यहाँ क्या हो, बताओ क्या होगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय क्या बताओ T1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेंगे। लेकिन बता डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा बेटा, सराउंडिंग उस हीट को लेगा, सराउंडिंग क्या होगा, प्लस में जा क्यू रिवर्सिबल बाय कितना बता T2 होगा, इक्वेशन 2 मान लेंगे। और टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी कितना है, देखो तो डेल्टा एस टोटल में क्या चेंज आया, तो कैसे निकाल दे बता तो, निकाल डेल्टा एस, क्या डेल्टा एस सिस्टम प्लस क्या रे डेल्टा एस क्या होगा रे बाबू, सराउंडिंग होगा, है ना। तो अब देखो डेल्टा एस टोटल सिस्टम कितना बताओ, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय T1, सराउंडिंग कितना बताओ, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय क्या रे T1, ये भी दोनों नहीं, यहाँ भी T1 होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम है, सिस्टम का भी T1 सराउंडिंग का भी T1 है ना। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या कट जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा एस टोटल कितना गया, 0 आ गया। तो याद रखना रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी 0 होता है। पूछता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के बताओ एंट्रोपी चेंज कितना होता है, तो 0 होता है, लिख लो।
चलो अब हम बात करते बाबू, ध्यान देना। अब हम बात करते चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर irreversible प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब ए से गया बी, फिर बी से ए नहीं बनेगा, ठीक है, इरिवर्सिबल। देखो अब यहाँ देखो इसमें क्या हुआ, देखो ध्यान देना कि मान लेते हैं ये सिस्टम के अंदर गैस मोलिक्यूल से, ये आपका पिस्टन है, इसका सिस्टम का गैस मोलिक्यूल है जिसका टेम्परेचर T1 है, और बाहर आपका सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और यहाँ T1 का टेम्परेचर ज़्यादा मान लेते हैं एज कंपेयर टू T2 से। तो T1 क्या किया, अपना स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग को लॉस कर दिया। तो लॉस किया तो बताओ डेल्टा एस सिस्टम में क्या चेंज आया। तो लॉस किया तो माइनस होगा Q, रिवर्सिबल बाय क्या होगा T1 होगा, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, और सराउंडिंग ने लिया, सराउंडिंग क्या होगा प्लस में होगा। तो बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा प्लस Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा T2 होगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 होगा। तो मिटाते हैं। अब बता टोटल चेंज कितना हुआ, टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस टोटल कितना हो, देखो तो क्या हो गया डेल्टा एस सिस्टम है ना, प्लस डेल्टा, डेल्टा से लिखते हैं इस तरह से, डेल्टा एस क्या रे सराउंडिंग, तो डेल्टा एस टोटल सिस्टम कितना देखो तो माइनस Q रिवर्सिबल बाय क्या है T1 है, सराउंडिंग कितना बताओ प्लस Q रिवर्सिबल बाय क्या है T2। अब T1 T2 अलग अलग है तो कटेगा तो नहीं। अब क्या करो पहले प्लस को लिखो और माइनस को लिखो। अब तो क्या होगा डेल्टा एस सॉल्व कर देते, अब क्या करेंगे टोटल क्या होगा Q रिवर्सिबल मत लिखो, अब सिंपल क्या लिखो Q T2 माइनस Q T1। अब Q को एल कॉमन ले लो बेटा, डेल्टा एस आपका टोटल Q कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 1/T2 माइनस क्या होगा 1/T1 होगा। इसको एलसीएम ले सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, डेल्टा एस टोटल Q रहने दो, एलसीएम क्या है देखो तो यहाँ पर क्या आएगा T2 इंटू क्या T1, T2 कट गया क्या बचेगा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 माइनस क्या होगा T2 होगा, और यहाँ पर T1 ज़्यादा है एज कंपेयर टू T2, तो ओवरऑल जीरो तो नहीं आएगा, जीरो से ज़्यादा आएगा। डैट मीन्स यहाँ पर बाबू जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो होगा डेल्टा एस टोटल जीरो से ज़्यादा आएगा, मतलब प्लस में आएगा। ऐसे ही बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ कहता है यूनिवर्स फैल रहा है, क्योंकि इतना इंडस्ट्री खोल दिए हैं, इतना गाड़ी चल रहा है, इतना जेट प्लेन चल रहा है, सब धुआं निकल रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर का जो डस्ट पार्टिकल उसका मूवमेंट क्या बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, एंट्रोपी फैल रहा है, जिसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इतना ज़्यादा गैस मोलिक्यूल एक्सपैंड करेगा उतना एंट्रोपी बढ़ेगा, उतना रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा ना मेरे भाई। तो इसी बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिख लो इसको पहले। चलो इसी बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बताओ बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ क्या रे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगता देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, लाइक सब्सक्राइब दोनों करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।